हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, केवीएस की जो नई वैकेंसी आई है उसी वैकेंसी में पाठ्यक्रम में लगाया हुआ यह पुस्तक है, जो कक्षा 10 की यह पुस्तक है। सीबीएसई के विद्यालयों में यह पुस्तक कक्षा 10 में पढ़ाई जाती। कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2। कक्षा 10 की यह पुस्तक है और ये पुस्तक में देखेंगे ना, ये सारे जो है कि सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में अलग अलग दृष्टि से लगाई हुई हैं। ये आप देख लीजिए यहाँ से। माता का आंचल, शिव पूजन सहाय, जार्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर ने लिखा है। साना साना हाथ जोड़ी, मधु काकरिया ने लिखा है। यही ठैया झूलन है रानी, हे रामा, ये शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने लिखा है। अब आपसे पूछा जाएगा ना रुद्र किसका उपनाम है, तो आप बताइएगा शिव प्रसाद मिश्र। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे लेखक। आइए दोस्तों, आज पढ़ेंगे माता का आंचल। चलिए, विषय सूची आपने देख लिया, अब पढ़िए शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित यह जो है कि माता का आंचल। आज वही हम सब पढ़ेंगे और आइए हमारे साथ आप अच्छे से मज़े लेते हुए पूरी पुस्तक को पढ़ने का कार्य करेंगे। दोस्तों, जो भी ये जो केवीएस के वैकेंसी में यह पुस्तक लगाई हुई है, स्पेशल पुस्तक को ही पढ़ना है। ये जितना आपने देखा पीछे सब आपको पढ़ना है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे माता का आंचल और इस पुस्तक का प्रथम जो है कि पाठ है माता का आंचल, शिव पूजन सहायक। आइए चलिए चलते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए। ठीक है, मतलब अंग का मतलब होता है मतलब साथ लग जाना, लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, मतलब परेशान करते। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत, लीलार का मतलब होता है ना, ये दोनों भौहों के बीच का स्थान जहाँ पे तिलक लगाया जाता है। भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रवाने से हमें खासे बमबोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते। और माता का मैया, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। आईना का मतलब होता है शीशा। दोस्तों, जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर आइए दोस्तों चलते हैं। आप यहाँ देखे थे इस पुस्तक के माध्यम से, तो आपने हर चीज़ देख लिया था। अब चलिए आगे चलते हैं। 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। अपने बचपन की कहानियां हैं दोस्तों। कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर, मतलब सीधा लेट जाते। ठीक है, उतान का मतलब होता है सीधा लेट जाते, पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते,
तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हम हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी पर अपना बायां दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी का मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते। हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना बैठते। चौके पर खाने का मतलब होता है, एक चौकी होती छोटी सी, पहले के लोग वहाँ पर ज़मीन पर बैठ के खाना खाते, वही लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते। दोस्तों, गोरस आपने देखा यहाँ पे ऊपर ही। चलिए तो आगे चलते हैं। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ी और खिलाने के लिए हट करती थी। अफर जाने का मतलब होता है दोस्तों, भर पेट से अधिक खा लेना, मतलब ज़्यादा हो जाता था फिर भी माँ खाना खिलाती है, हर माँओं का काम है। और आपने देखा सान कर मतलब मिलाकर, लपेट कर, गुथना करके, मतलब बच्चे के योग्य बना के। ठीक है, आगे चलते हैं। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह और कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का मतलब होता है दोस्तों स्थान या अवसर। देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने की, मर्दुए का मतलब मर्द होता है, मतलब आदमी। मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। हर माँ की ये दशा होती है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करके ये लिख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं। ये है कृतिका भाग 1। देखिए, जब हम बनावटी चिड़िया को चट कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। आप देखेंगे चुल्लू का मतलब होता है कि कड़वा तेल का मतलब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, ये जो है कि देसी भाषा का शब्द का प्रयोग लेखक किए हैं। कड़वा तेल का मतलब सरसों का तेल होता है दोस्तों। हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर भी ही छोड़ती थी। मतलब उबट कर मतलब सराबोर कर, मिलाकर। चलिए आगे चलते हैं। छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी के गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले, मतलब बाट का मतलब समय का इंतज़ार करने वाले, जोहने वाला लड़कों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। हमजोली का मतलब जो साथी, मतलब हम एज के लोग, मतलब जैसे आपके एज के लोग, वैसे हमजोली का मतलब। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं कर, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वहीं रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चदौवा का मतलब होता है दोस्तों
छोटा सामियाना मतलब रहने वाला स्थान। तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थैलों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूट, घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और रास्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हमी लोग खरीदार और हमी लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरियाँ पैसे खरीद लेते। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौदा बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून की खंभे, दिया सलाई की पेटियाँ की किवाड़, घोड़े के मुहड़े, चूल्हे चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, बाबूजी की चीनी से हट हम लोग ज्योनार तैयार करते, हमी लोग ज्योनार करते, हमी लोग ज्योनार बैठती थी। जब पतंग बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जमीन के लिए बैठ जाते। ठीक है, जीमने के लिए, जीमने का मतलब होता है दोस्तों भोजन करना के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंस पड़ते, हंसकर और घरौदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती। अमोले मतलब जब छोटा आम का पौधा होगा, बचपन में सभी ने खेला होगा, मतलब कि वो आम का छोटा सा पौधा और उसके नीचे का जहाँ से वो अंकुरण होता है उसी को अमोला बोलते हैं। तो आम का उगता हुआ पौधा जो होता है मतलब वहाँ से निकलता है, उसी के दोनों पार्ट को लेके सीटियाँ बजाते थे बच्चे पहले। घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती, मतलब कि आ जाती। वहाँ काठ की पटरियाँ से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियाँ से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट जाती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार लगाकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। लोगों, ओहार का मतलब होता है दोस्तों पर्दे डाल देना। जैसे घर में सामने पर्दे लगते हैं वैसे ओहार शब्द ये गांव की भाषा में है। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। बचपन की चीज़ों को लेखक यहाँ पे लगाए हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थे। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उनके नीचे ही गली कुआं बच जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। दोस्तों ये हम लोग के दादी के ज़माने की यह कहानी लेखक लिख रहे हैं। चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेगा हल जुआढ़ा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती। हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? प्रश्नवाचक चिन्ह लेखक लगाया है। बस फिर क्या हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते हैं। कैसी मौज की खेती थी,
ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते। बटोही का मतलब है दोस्तों आने जाने वाला राही, मतलब पथ पर चलने वाला कोई भी इंसान जा रहा हो उसे बटोही कहते हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों को झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। ददरी मेला की बात आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध में देखे होंगे, सुने होंगे दोस्तों। यदि अभी यूजीसी नेट के पाठक उनको पढ़ रहे होंगे तो ध्यान दीजिए, लेखक कुछ ऐसा ही कहना चाह रहा। चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी, मतलब पहले के लोग ना जब राह में चलते थे रास्ते में तो अपने खाने पीने की चीज़ साथ ले चलते, तो वही वहाँ पे कह रहे हैं। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते। क्या करते? खूब जोर से चिल्लाने लगते। माता का आंचल लेखक ने लिखा है दोस्तों, गजब ही है। हम भी पहली बार पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। रहरी में रहरी पुराना रहरी, डोला के कनरिया हमार मेहरी। रहरी का मतलब दोस्तों होता है अरहर का खेत, ठीक है। इसी पर जब एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर से खदेड़ कर ढेलों से मारा था, उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती, आंधी के दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। आगे चलते। एक दिन की बात है, आंधी आई, पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। क्या चिल्ला के कह रहे हैं यहाँ पे देखिए। एक पैसा की लाई बाजार में, छितराई बरखा उधरी बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जो है क्या कही, बरखा जमी नहीं, थम गई। दोस्तों अठई का मतलब होता है कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले कीड़े मकोड़े। आपने देखा होगा, नहलाते धुलाते डॉगी से निकाला जाता है, वही। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, मतलब कि एक ढीठ का मतलब होता है कि चालाक टाइप का आदमी। संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गई। बेचारे बूढ़े आदमी को जो सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहास खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वहाँ दौड़े हुए पाठशाला में आए। कहाँ आए? दौड़े हुए पाठशाला में आए। ध्यान दीजिए दोस्तों। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलराने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरु जी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारी साथी लड़कों का झुंड मिला, बेजोर से नाचते और गाते थे। दोस्तों एक शब्द आपको मिला, चिरौरी। चिरौरी का मतलब होता है कि एक तरीके से प्रार्थना करना या विनती करना दीनता पूर्वक, ठीक है। आगे चलो।
माँ का आंचल कितना अच्छा है दोस्तों, लेखक कितना प्यारा लिखा है। माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। दोस्तों चलिए, फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुन अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की रिचई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझे। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उछीलने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहास भाग चले। कोई औधा गिरा, कोई अटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छीलनी हो गए। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। बड़ी मज़ेदार लेखक लिखे हैं माता के आंचल को। अब हम लेखक जी जितने लिखे हैं माता के आंचल में बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें लगभग आज के युग में भी बच्चों में देखी जाती हैं। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठ कर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया। एक आपने ओसारे शब्द को देखा दोस्तों। ओसारे का मतलब होता है जो घर होता है, घर के आगे एक छोटा घर होता है, उसे ओसारे कहते हैं। चलिए, मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चदोवे को छाया न छोड़ी। दोस्तों ये रहा मैया का आंचल। आपने देखा और आप खूब एंजॉय किए। ये जो है कि माता पिता से इतना जुड़ाव होता है बच्चों का, ये लेखक इस कहानी के माध्यम से आपको बताने का कार्य किए हैं दोस्तों। आपने देखा कि ये बिल्कुल गांव की कहानी रही है, मैया का आंचल दोस्तों। माता का आंचल बहुत ही अच्छा यह लेखक लिखे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमें एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है ज़रूर बताइए। नेक्स्ट मैं इसी जो है कि एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से इसे पूरा प्रयास करूँगी कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, क्योंकि यह केबीएस के आप देखेंगे पीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ यह बुक है दोस्तों। कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2। तो रहे दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेके नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।